मैं डॉक्टर रेणु कुमारी, सहायक प्राध्यापिका मनोविज्ञान विभाग एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी रांची। आज मैं जिस पर चर्चा करने जा रही हूँ वो बीए सेमेस्टर 6 सीसी 13 के यूनिट 4 डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। आज का टॉपिक है टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी दबाव प्रबंधन तकनीकी। स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में आपने स्ट्रेस के सोर्स को जाना। आज हम जानेंगे कि ये स्ट्रेस है उसे कम कैसे किया जा सकता है, इसके क्या क्या उपागम हैं स्ट्रेस को कम करने का। तो आइए हम जानें कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। जब व्यक्ति निम्न या औसत स्तर के दबाव का अनुभव करता है तो संगठन उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि निम्न औसत स्तर के दबाव से उत्पादन बढ़ता है। लेकिन उच्च स्तर का दबाव या निम्न स्तर का दबाव जब वह लगातार बना रहे तो उससे कर्मचारी का निष्पादन घटता है। अतः प्रबंधन को उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जबकि निम्न स्तर का दबाव व्यक्ति के निष्पादन को लाभ पहुंचाता है, लेकिन कर्मचारी से उसे इस प्रकार देखने की आशा नहीं की जा सकती। व्यक्ति के दृष्टिकोण से निम्न स्तर का दबाव भी अवांछनीय होता है। अतः जिसे प्रबंधन सकारात्मक उद्दीपन मानता है, कर्मचारी उसे अधिक दबाव मानता है। अतः दबाव प्रबंधन में जब हम व्यक्तिगत और संगठनात्मक उपागमों की चर्चा करते हैं तो इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। पहला है व्यक्तिगत उपागम, यानी इंडिविजुअल अप्रोचेस। एक कर्मचारी अपने दबाव स्तर को कम करने के लिए स्वयं अपना उत्तरदायित्व ले सकता है। अनेक लोग अपने समय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते। भली प्रकार संगठित कर्मचारी अच्छे संगठित विद्यार्थी की तरह उस व्यक्ति से दुगुनी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है जो भली प्रकार संगठित नहीं है। अतः समय प्रबंधन के सिद्धांतों को भली प्रकार समझना और उनका उपयुक्त प्रयोग कर व्यक्ति कार्य की आवश्यकता से उत्पन्न दबाव का भली प्रकार सामना कर सकता है। समय प्रबंधन के सिद्धांतों में कुछ विख्यात सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, नित्य किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना। दूसरा, महत्व और आवश्यकता के अनुसार उनकी प्राथमिकता निर्धारण करना। तीसरा, प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को पूरा करने का कार्यक्रम बनाना। चौथा, अपने नित्य के कार्यों का चक्र जानना तथा सबसे अधिक मांग वाले भाग को पहले चक्र में सबसे उच्च भाग में करना, जबकि आप सबसे अधिक सचेत होते हैं। लोगों के शैथिल्य क्रिया के प्रशिक्षण द्वारा लोग स्वयं दबाव करना सीख लेते हैं, जैसे ध्यान, हिप्नोसिस आदि। इस उद्देश्य से गहरी शिथिलता प्रदान होता है। गहरा शिथिलीकरण प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट तक व्यक्ति को तनाव से बचाता है और व्यक्तिगत शांति प्रदान करता है। अस्पर्धात्मक शारीरिक कसरत जैसे घूमना, जॉगिंग, तैरना और साइकिलिंग उच्च स्तर के दबाव का निर्माण करने के लिए काफ़ी समय से डॉक्टर बताते रहे हैं। इन कसरतों से दिल की धड़कन बढ़ती है तथा कार्य दबाव से ध्यान हटता है और मुख्य दबाव की धारा स्वयं में बढ़ जाती है। दूसरा है सामाजिक समर्थन, यानी सोशल सपोर्ट। शोध परिणामों से यह ज्ञात होता है कि जब लोग विश्वास करते हैं कि कार्यस्थल पर उनके मित्र हैं तथा उन्हें अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त है तो उनके पास सामाजिक समर्थन होता है। सामाजिक समर्थन अनेक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। इसमें से एक सामाजिक मानक है। बुजुर्गों की परवाह करना जापानियों की संस्कृति के मूल्य में से एक है। अतः एकांत के कारण उनमें जो दबाव होता है वह उससे बच जाते हैं। सामाजिक समर्थन का दूसरा स्रोत सामाजिक संस्थाएं हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण समर्थन मित्रों और परिवार के सदस्यों से प्राप्त होता है। विभिन्न स्रोत भिन्न प्रकार से सहायता करते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, आत्मसम्मान बढ़ाना। हमें अच्छा होने की अनुभूति में अन्य लोग सहायक होते हैं। दूसरा है सूचना की भागीदारी।
अन्य लोगों से वार्ता करने पर समस्या को सुलझाने की नए उपाय प्राप्त हो सकते हैं तथा वस्तुओं के संबंध में नवीन दृष्टिकोण विकसित हो सकती है। तीसरा, ध्यान बटाना। अन्य लोगों के साथ समय व्यतीत करना हमारा ध्यान दबाव उत्पन्न करने वाले कारकों से हटा सकता है। चौथा, वांछित साधन प्रदान करना। अन्य लोगों के साथ बिताए समय का परिणाम उनसे धन, राय तथा अन्य साधनों की सहायता के रूप में प्राप्त हो सकता है। अब जब आप दबाव में हो, अकेले ना रहें, दोस्तों के साथ समय बिताएं। तीसरा है संगठनात्मक उपागम यानी ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस। अनेक प्रकार के जो दबाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कार्य विशेष, भूमिका तथा संगठनात्मक संरचना प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः इन्हें परिवर्धित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। उत्तम लोगों का चयन, कार्य आवंटन, प्रशिक्षण, वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण, कार्य को पुनः अभिकल्पित करना, कर्मचारियों की अधिक संलिप्तता, संगठनात्मक संचार में सुधार, कर्मचारियों की भलाई के कार्यक्रम आदि कुछ पहलू हैं जिन पर संगठन को ध्यान देना चाहिए। कम अनुभवी कर्मचारी दबाव के प्रति अधिक प्रवण होते हैं, अतः कार्य के लिए चयन और आवंटन के समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुभवी कर्मचारी उच्च दबाव वाले कार्यों का अधिक प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकते हैं तथा ऐसी परिस्थितियों में उनका समायोजन भी उत्तम होता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण एक व्यक्ति की आत्म क्षमता बढ़ा सकता है और इस प्रकार उनके तनाव को कम कर सकता है। निष्पादन इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि उसे उसके कार्य के प्रति पुष्टि यानी फीडबैक मिलती है या नहीं। लक्ष्यों का प्रयोग दबाव को घटा सकता है और व्यक्ति को अभिप्रेरणा भी प्रदान कर सकता है। कार्यों का पुनर्अभिकल्पीकरण यानी रीडिजाइनिंग जॉब्स कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायित्व, अधिक सामर्थ्यकार, अधिक स्वायत्तता और अधिक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है तथा दबाव को कम कर सकता है। कर्मचारियों के साथ औपचारिक संगठनात्मक संचार को बढ़ाने से अनिश्चितता तथा भूमिका अस्पष्टता और द्वंद्व कम हो जाता है। महत्व दिए जाने पर कर्मचारियों का दबाव कम होता है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्रभावी प्रारूप प्रदान करने के लिए प्रबंधन प्रभावी संचार का प्रयोग कर सकता है। संगठनों द्वारा समर्थित भलाई कार्यक्रम यानी वेलनेस प्रोग्राम संगठनों को प्रदान करने चाहिए। यह कार्यक्रम समस्त मानसिक और भौतिक अवस्था से संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ, इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करना जो कर्मचारियों की धूम्रपान और मदिरापान की आदत को छुड़ा सके तथा उत्तम भोजन और नियमित कसरत करें। इन सब की पृष्ठभूमि में जो मान्यता सन्निहित है वह यह है कि व्यक्ति स्वयं अपना उत्तरदायित्व वहन कर सके। संगठन तो केवल इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सुविधा और सहायता प्रदान कर सकता है। सरासन तथा सरासन ने प्रतिबल के प्रबंधन के लिए कौशलों को विकसित करने पर बल दिया और इस प्रतिबल प्रबंधन के लिए निम्न उपायों या कौशलों अथवा कार्यक्रम का उल्लेख किया। पहला, परिवार कल्याण यानी परिवार कार्यक्रम यानी फैमिली प्रोग्राम। प्रतिबल संडेर कौशल अध्ययनों यानी स्ट्रेस कॉपिंग स्किल स्टडीज से पता चलता है कि फैमिली प्रोग्रामिंग से प्रतिबल को नियोजित करके इसके हानिकारक प्रभाव से पीड़ित व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पहले चरण में प्रतिबल के संभावित कारण की खोज की जाती है। दूसरे चरण में परिवार के सदस्यों को इस समस्या समाधान हेतु आवश्यक मैनेजमेंट स्किल्स का निर्देश दिया जाता है। तीसरे चरण में परिवार के सदस्य इस विषय पर डिस्कशन करते हैं। चौथे चरण में विवेचन में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ पीड़ित व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है तथा इंटरवेंशन के अनुकूल उपायों यानी मेजर्स
खोज निकाला जाता है। अंतिम चरण में उस परिवार में मध्यस्थता या हस्तक्षेप का उपयोग करके पीड़ित व्यक्ति को प्रतिबल से बचाव के स्किल का निर्देश दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सक्रिय प्रयास से वह व्यक्ति प्रतिबल से बचाव करने में सफल हो जाता है। जैसे अभिव्यक्त संवेग यानी एक्सप्रेस्ड इमोशन का उपयोग करके विक्षुब्ध व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। इस विधि में विक्षुब्ध व्यक्ति के संबंध में बातचीत करते समय परिवार के अन्य सदस्य संवेगात्मक आवेष्टन तथा मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। सरासन ने दूसरा कौशल बताया है व्यावसायिक सहारा यानी ऑक्यूपेशनल सपोर्ट। प्रतिबल से बचाव करने या उससे दूर करने का एक उपाय व्यावसायिक सहायता है। प्रतिबल से पीड़ित व्यक्ति को किसी व्यवसाय या कार्य में लगा देने पर उसका ध्यान प्रतिबल को उत्पन्न करने वाली समस्या से हटकर व्यवसाय या कार्य में लग जाता है, जिससे उसे राहत महसूस होती है। स्मरण रखना चाहिए कि खाली मन में शैतान निवास करता है, जैसा हम सभी जानते हैं, और जैसे ही व्यक्ति का मन कार्य या व्यवसाय में लग जाता है, शैतान भाग जाता है। अतः प्रतिबल रूपी शैतान को दूर करने के लिए व्यवसाय या कार्य में इंगेज होना आवश्यक है। तीसरा है संज्ञान में परिवर्तन यानी चेंज इन कॉग्निशन। प्रतिबल के उपचार के लिए व्यक्ति के संज्ञान में परिवर्तन लाना आवश्यक है। व्यक्ति जब परिस्थिति के अनुकूल अपने संज्ञान में परिवर्तन लाता है तो उसे बहुत हद तक प्रतिबल से मुक्ति मिल जाती है। जैसे एक कर्मचारी के प्रतिबल का कारण उसका गलत संज्ञान है। वह परेशान इसलिए है कि उसके पास केवल एक छोटा सा घर है, एक साधारण स्कूटर है और साधारण नौकरी है, जबकि दूसरों लोगों के पास बड़े बड़े मकान हैं, मोटर गाड़ियाँ, अच्छी नौकरियाँ तथा सुखद जीवन है। उस कर्मचारी के संज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए कहा जा सकता है कि वह अपने से ऊपर के लोगों के बदले नीचे के लोगों को देखे, जिनके पास न मकान है, न कोई अपनी सवारी है और न कोई नौकरी है। अतः अधिकांश लोगों से उसका स्थान ऊंचा है। यदि वह सचमुच अपने संज्ञान में परिवर्तन लाता है तो उसे इस प्रतिबल से मुक्ति मिल जाती है। चौथा है व्यक्तित्व प्रकार। शोधों से पता चलता है कि कर्मचारियों के व्यवहार पर वर्क स्ट्रेस को पर्सनालिटी टाइप के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है, यानी व्यक्तित्व प्रकार से। ब्राउन ने अपने अध्ययनों में पाया कि बहिर्मुखता यानी एक्सट्रावर्सन, दृढ़ता, वादिता, रूढ़िवादिता, नियंत्रण बिंदुपथ तथा अस्पष्टता, सहनशीलता आदि व्यक्तित्वशील गुण के माध्यम से कार्य प्रतिबल को संतुलित किया जा सकता है। फ्राइडमैन तथा रोजेनमैन के अनुसार टाइप ए व्यक्तित्व तथा टाइप बी व्यक्तित्व के माध्यम से कार्य प्रतिबल प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट अधिक सफलतापूर्व संभव होता है। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे उपाय हैं जिनको अपनाकर कर्मचारी अपने स्ट्रेस को दूर तो नहीं हो सकता है लेकिन उसे कम कर सकता है, क्योंकि पूर्णतया दूर करना ये असंभव है, ऐसा संभव ही नहीं है। दबाव घटाना एक कठिन कार्य है, लेकिन अगर हम ये उपरोक्त बातें करें और इसको माने तो हो सकता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो। आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको हम अपनाकर स्ट्रेस को कर्मचारी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।